Today's topic is short-run equilibrium. Today we will discuss about what do you mean by short-run. See, short-run in macroeconomics, short-run is defined as a period of time during which the level of output is determined by the level of employment in the economy. देखो कहना क्या चाह रहा है कि शॉर्ट रन में हमारा जो आउटपुट है वो डिटरमाइंड किससे होता है? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इट मीन्स दैट हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट. कहने का मतलब जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारा आउटपुट भी इंक्रीज होगा. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द Keynes, short run is what? See, according to Keynes, first point is written that technology is constant. देखो, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट कहने के मतलब देयर इज नो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. यहाँ पर शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी का कोई भी रोल नहीं होता है. तो फिर उसके बाद आउटपुट इंक्रीज किस तरह से होगा हमारे इकोनॉमी में इफ टेक्नोलॉजी इज द कांस्टेंट? देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? द आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. तो आउटपुट डिटरमाइन किससे हो रहा है? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कहने का मतलब है जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उतना ज्यादा आउटपुट भी बढ़ेगा हमारे इकोनॉमी में. ओके, तो इट मीन्स दैट हायर द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, higher the level of output. So there is a direct relation. What this indicate? That there is a direct relation between the employment and the output. मतलब employment और output में direct relation है. There is one-to-one relation between employment and output. That is direct relation. This point, last point, is if full employment level is reached, output cannot be further increased. Okay. कहने का मतलब हो रहा है कि अगर एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मार्केट में इकोनॉमी में अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है तो हमारा जो आउटपुट है उससे बियॉन्ड इंक्रीज नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट हो रहा है. तो उससे बियॉन्ड हमारा लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज नहीं हो सकता है. ठीक है, तो दिस ऑल कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय द J.M. Keynes about the short run. Okay. Now next topic is equilibrium output. What is equilibrium output? Okay, so equilibrium output is also called equilibrium income or equilibrium GDP. It means that the level of output in the economy where what the producer intends to produce is exactly equal to what the buyers intend to buy during a given period of time. इस चीज को हम समझ सकते हैं एक इक्वेशन से. In previous chapter we have discussed about the aggregate supply and aggregate demand. Okay, here there is a two concept: aggregate supply AS equal to aggregate demand, that is AD. Okay, in macroeconomics we are studying aggregate. Why? Because we are not studying at a particular goods and services, we are studying as a whole of a goods and services. Okay, तो AS का मतलब क्या होता है? डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर. देखो मार्केट इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर्स है वो प्लान करता है कि कितना उसको प्रोड्यूस करना है. दिस इज द एग्रीगेट सप्लाई. तो ये चीज याद रखना, ये जो प्लान्ड है ना, वी हैव टू राइट डाउन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज AD, दैट इज एग्रीगेट डिमांड. दिस AD इज व्हाट? desired level of planned expenditure by the household. Okay, इसका कहने का मतलब होता है ना कि जो भी इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड है, जो कंज्यूमर्स है, वो प्लान करते हैं कि कितना उनको खर्च करना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज पर. तो अगर ये दोनों चीज इक्वल हो जाता है तो व्हाट इज दैट? इक्विलिब्रियम आउटपुट. अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो दैट विल बी कॉल्ड इक्विलिब्रियम आउटपुट. ओके, See,
बाय दिस टेक दिस इक्वेशन ए इज इक्वल टू वाई, ए को हम वाई लिख सकते हैं, वाई ए को हम यहाँ इनकम कंसीडर करते हैं, है ना, एज इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस, एंड द एडी इक्वल टू सी प्लस आई, कंपोनेंट्स ऑफ एडी वन, दैट इज कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, ओके। तो वाई इनकम जो है उसको हम लिख सकते हैं ना, सी प्लस एस दैट इज कंजप्शन प्लस सेविंग, इनकम किसके बराबर होता है, हमारे कंजप्शन और सेविंग के बराबर होता है ना, ये लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ए एस इक्वल टू एडी, ओके, ए एस को हम वाई लिख सकते हैं, एडी को हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस आई, है ना, वाई को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सी प्लस एस लिख सकते हैं। तो सी प्लस एस इक्वल टू सी प्लस आई, सी को कैंसिल करो, यू विल गेट द इक्वेशन सी एस इक्वल टू आई, दैट इज सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो इस अप्रोच से एक और मेरा अप्रोच आता है, दैट इज सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो इस चैप्टर में दो अप्रोच पढ़ना है, फर्स्ट वी हैव टू स्टडी the approach AS equal to AD, second approach this saving and investment, okay. These are two approach, AD equal to AS, and second approach that is saving and investment approach. First we will study the first approach, okay, determination of equilibrium output। देखो equilibrium output कैसे determined होता है, by taking these two approach, AD equal to AS approach and saving equal to investment approach। तो first AD और AS approach को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये देखेंगे AD और AS को डायग्राम के थ्रू किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। सपोज हमको AS ड्रॉ करना है, तो AS इज ऑलवेज represented on y axis, इनकम और आउटपुट इट represented on x axis, ठीक है। और ये जो ओरिजिन है ना से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा इनकम, इनकम को एएस भी कहते हैं, ठीक है। इट इज अ 45 डिग्री इनकम लाइन, ओके। सपोज वी हैव टू ड्रॉ द एडी, ये तुम्हारा फिगर किसका है, एएस का, ठीक है। सेपरेटली आई हैव ड्रॉन द फिगर ऑफ एएस। नाउ इफ यू हैव टू ड्रॉ द फिगर ऑफ एडी, है ना, तो एडी में कंपोनेंट किस चीज की बात करते हैं, सी प्लस आई की बात करते हैं, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एडी को हम यहाँ लिखे, इन्वेस्टमेंट भी लिखे और कंजप्शन भी लिखे, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस, इनकम और आउटपुट को हमेशा एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इवन योर इनकम इज इंक्रीजिंग, व्हाई, बिकॉज दिस इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किए थे कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, इट इज अ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट इज अ कांस्टेंट, ओके। हमारा जो कंजप्शन होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है ना, इनकम जीरो हो सकता है लेकिन कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता, व्हाई, बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम आल्सो देयर स्टिल एग्जिस्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजप्शन। इसलिए ये जीरो से हमेशा ना थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, है ना, हम यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, कंजप्शन लेवल, ठीक है। जैसे ही हमारा इनकम और बढ़ता है तो हमारा कंजप्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो एक और लाइन ड्रॉ की है, एडी, एडी का कंपोनेंट में क्या आता है, सी प्लस आई, मींस इनकम जैसे इंक्रीज होगा तुम्हारा कंजप्शन लेवल भी इंक्रीज होगा। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ एडी एंड एएस, ओके। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस एडी एंड एएस अप्रोच वी हैव टू मेक शेड्यूल, ओके। Now we will study the behavior of AD with reference of consumption and investment, okay. Take the column of income, consumption, investment, and AD components क्या होता है, C plus I। इनकम स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा जीरो से, ठीक है, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, ये तुम्हारा इनकम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, जीरो से स्टार्ट कर 140 पर पहुंचे। नाउ टेक द कंजप्शन, कंजप्शन देखो क्या है तुम्हारा, जीरो लेवल जब इनकम है तो ये तुम्हारा कंजप्शन कितना है, 30। मतलब कि इनकम तुम्हारा जीरो है लेकिन कंजप्शन तुम्हारा जीरो नहीं है, ये क्या है तुम्हारा 30 है। इट मींस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर स्टिल एग्जिस्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजप्शन, है ना। तो इस मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजप्शन, जीरो लेवल पर जो कम अमाउंट ऑफ कंजप्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन, ओके। फिर देखो तुम्हारा इनकम जैसे इंक्रीज होता है 0 से 20, तुम्हारा कंजप्शन लेवल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एज योर इनकम इंक्रीजिंग
कंजप्शन लेवल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, देखो है ना, इंक्रीज हो रहा है, कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है, और इनकम के इंक्रीज होने से हमारा कंजप्शन लेवल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नाउ टेक दिस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट है, तो आई हैव टेकन 20, ठीक है, क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है। नाउ टेक द कंपोनेंट ऑफ एडी, एडी का कंपोनेंट क्या है, सी प्लस आई। इन टू सेक्टर मॉडल वी हैव टू स्टडी दिस सी एंड आई। तो देखो C प्लस आई को ऐड करते जाओ, 30 प्लस 20, 40 प्लस 20 विल गेट द रिजल्ट्स ऑफ AD, ठीक है। ये हम शेड्यूल बना दिए। अब शेड्यूल को बनाने के बाद फिर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द डायग्राम। किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, लुक हियर, वाई एक्सिस पर AD को हम रिप्रेजेंट किए हैं और एक्स एक्सिस पर नीचे इनकम लेवल को रिप्रेजेंट किए, ठीक है। इनकम लाइन जो तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है AS, इट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ये तुम्हारा AS जो किसके बराबर है, तुम्हारा इनकम के बराबर है, ठीक है। तुम्हारा जो AD है वो जब भी स्टार्ट होगा तो 0 से थोड़ा ऊपर स्टार्ट होगा, ठीक है। एक AD को ड्रॉ किए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर तुम्हारा इक्विलिब्रियम आ रहा है ना, एट ई पॉइंट AS इंटरसेक्ट एट AD, इस पॉइंट पर तुम्हारा AD और AS इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका कहने का मतलब इस पॉइंट पर तुम्हारा AD और AS इक्वल हो रहा है ना, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन इस E पॉइंट से पहले देखो, इस E पॉइंट से पहले देखो, देखो कौन सा लाइन ऊपर है, इसका AD ऊपर है और AS नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AD ग्रेटर देन AS, इस दोनों लाइन में कौन सा ऊपर है, AD ऊपर लाइन है ना ये, और AS इसके नीचे आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं AD इज ग्रेटर देन AS, ठीक है। अब इसमें देखो इस पॉइंट पर कौन ग्रेटर है, कौन सा लाइन ऊपर आ रहा है, AS ऊपर है, लोअर में कौन सा है, AD, यहाँ लिख सकते हैं AS ग्रेटर देन AD। सपोज अगर मार्केट में AS ग्रेटर देन AD, तो मार्केट इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, देखो सपोज AS तुम्हारा ग्रेटर है यहाँ पर, AD यहाँ पर लेस है, तो मार्केट पर तुम्हारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तुम खुद सोचो, सप्लाई ज्यादा हो रहा है और डिमांड कम हो रहा है, कहने का मतलब कि तुम्हारा मार्केट में जो भी प्रोडक्ट है ना वो तुम्हारा अनसोल्ड रह गया है, क्यों, क्योंकि डिमांड ही कम है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि अनसोल्ड, सोल्ड में कहने का मतलब जो प्रोडक्ट है तुम्हारा अनसोल्ड रह गया। तो प्रोड्यूसर आने वाले समय में वो क्या करेगा, मोर प्रोडक्शन करेगा कि लेस प्रोडक्शन करेगा, ऑफ कोर्स वो लेस प्रोडक्शन करेगा, कट इन प्रोडक्शन, क्यों, क्योंकि पहले से ही मार्केट में जो तुम्हारा स्टॉक जो बचा हुआ था, जो बिक नहीं पाया वो बचा हुआ है, तो आने वाले समय में क्या होगा, वो कम प्रोड्यूस करेगा। कब तक कम प्रोड्यूस करेगा, जब तक कि AS मैच AD, है ना, जब तक कि तुम्हारा AS किसके बराबर हो जाए, AD के बराबर हो जाए। कहने का मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा था ना, तो सप्लाई को तब तक कम करेंगे जब तक कि वो AD के बराबर हो जाए, ठीक है। ये तुम्हारा एक ये कंडीशन है। प्रीवियस कंडीशन एट पॉइंट E से पहले क्या था तुम्हारा, AD ग्रेटर देन AS था, तो मार्केट इकोनॉमी में अगर AS तुम्हारा स्मॉलर हो जाता है ना, और AD तुम्हारा ग्रेटर होता है, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देखो इसका कहने का मतलब कि डिमांड तुम्हारा बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो खुद सोचो कि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, मार्केट में जितना भी प्रोडक्ट आया सब क्या हो गया, सोल्ड हो गया, कुछ भी नहीं बचा है ना, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा था, इसलिए जितना था सब बिक गया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अनफुलफिल्ड डिमांड, अभी भी तुम्हारा डिमांड फुलफिल्ड नहीं हुआ है क्योंकि सप्लाई खत्म हो गया है, तो पहला ये लाइन लिख सकते हैं अनफुलफिल्ड डिमांड। सेकंड में क्या लिखे, एंटायर स्टॉक्स आर स्टोर्ड, एंटायर स्टॉक्स आर सोल्ड, कहने का मतलब जितना भी प्रोडक्ट आया था सब मार्केट में क्या गया, बिक गया, अब कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बचा हुआ है। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, आने वाले समय में, आने वाले समय में ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, है ना, ताकि वो प्रोडक्शन सेल हो, उसको ज्यादा इनकम मिले, है ना, ज्यादा इनकम मिले, ठीक है। तो तब तक वो ज्यादा करेगा प्रोडक्शन जब तक कि AS मैच हो जाए किसके, AD के, ठीक है। तो यहाँ पर वो तब तक प्रोड्यूस करेगा जब तक कि वो AS किसके बराबर हो जाए, AD के बराबर हो जाए, ठीक है।
चलो ये दो कंडीशन था यहाँ पर, और ये पॉइंट है, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इस पॉइंट पर तुम्हारा AD बराबर हो जाता है AS के, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो टुडे वी हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ AD and AS approach. Today I have explained the first approach, that is AD and AS approach. In next topic we will discuss saving and investment approach.